हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो जहाँ पे हम एसओ निर्धार सीटी 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डीपली अंडरस्टैंड करके, ठीक है ना। कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जहाँ आपको ये सोचना पड़े कि इसका ये आंसर क्यों है। तो चलो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जीके इंग्लिश का वो है, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपर्ली स्पेस आउट हिज स्पेस बट वेंट ऑन स्पेस 1.1 ली। अब देखो, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर तुम एक या दो बार पढ़ोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। जो ऑप्शन सी है और डी है इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ क्योंकि ये इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी बैठता नहीं है। अब जो पहली लाइन है कि द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपर्ली स्पेस आउट हिज स्पीच, मतलब कि ये जो पहला लाइन है ना, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये ऑलरेडी बोल रहा है कि वो किसी एक चीज़ पे प्रॉपर्ली फोकस नहीं है, मतलब वो अवॉइड किया जा रहा है। तो यहाँ अवॉइडिंग जो है वर्ड वो पहले लाइन में खत्म हो गया, अब उसको सेकंड लाइन तक ले जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास बचा ये एक ऑप्शन है, लेकिन वो भी क्यों सही है देख लो। बट वेंट ऑन स्पेस 1.1 मतलब किसी एक पॉइंट पे वो फोकस कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। और फोकस के लिए अगर कोई वर्ड यहाँ पे यूज हो सकता है इस ऑप्शन में तो है स्ट्रेसिंग, ठीक है ना। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेसिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई सेंस्ड दी डैश ऑफ द आर्गुमेंट। अब यहाँ पे जो करेक्ट बैठेगा ना ऑप्शन वो होगा आपकी ब्यूटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आई सेंस्ड दी ब्यूटी ऑफ द आर्गुमेंट, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग। एक तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, छोड़ो इन सब चीज़ों को। लेकिन देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है वो बन तो गया था हमारा 1946 में, और जो इंडिया की इंडिपेंडेंस है वो 1947 में हुई थी, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका फॉर्मेशन तो 46 में हो गया था और इंडिया इंडिपेंडेंट हुई आपकी 1947 में। तो अगर इसका जो दो ऑप्शंस जो करेक्ट हो सकते हैं वो इन्हीं में से होंगे एक, ठीक है ना। वो लोग क्या लेते हैं, क्योंकि फंक्शनिंग कैसा देखा तो 1947 माना जाना चाहिए, बट अगर फॉर्मेशन का देखा जाए तो 46 में भी हो गया था। तो हो सकता है वो 46 से ही फंक्शनिंग को मान लिया जाए, हालांकि इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 में हुई थी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें मैं भी कंफ्यूज, इसलिए मैं करेक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। यार क्वेश्चन क्या ट्रिकी किया है इस बार, ठीक है ना। तो अब देखो, जो देविका रानी है इनको ये अवार्ड मिला था 1969 में, पृथ्वीराज को मिला था 1971 में, और कनन देवी को मिला था 79 में, ठीक है ना। तो अब जो आंसर है इसका वो ऑप्शन ए, जेमिनी जेनिसन, इनको नहीं मिला है ये अवार्ड, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा इज इन। तब फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो सबसे पहली बात तो वो स्विट्जरलैंड में है, बट यहाँ स्विट्जरलैंड नहीं बोल के और भी ज़्यादा डीप क्वेश्चन गया है। तो अब आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा कि नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन तो आया यार इस बार, ठीक है ना। तो हेडक्वार्टर जो है फीफा का वो है ज़ुरिच में, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर। आओ लिथोस्फीयर को भी समझ लेते हैं एक बार। सो जो लिथोस्फीयर है वो अर्थ के क्रस्ट को ऐसे कुछ डिफाइन किया जाता है कि ये जो अर्थ का क्रस्ट है और उसका जो मेंटल है आउटर मोस्ट, ये जो स्पेस आता है इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। और उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका डी जाएगा, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डैश इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन स्पेसशिप। तो स्पेसशिप में जो फ्यूल यूज होता है वो होता है लिक्विड हाइड्रोजन, और यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भाई इस बार ना ये एसओ सिटी ने गजब गेम खेला है। अब देखो, बहुत सारे लोगों का ऑप्शन ना उड़ीसा चला गया होगा, जिनको कुछ नहीं पता होगा तो वो तो उड़ीसा ही मारेंगे क्योंकि उनको लगेगा यार इसमें उड़ीसा में ऐसे छोटे। बट इसका अच्छा आंसर है वो है झारखंड, ठीक है ना। ये झारखंड स्टेट में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो हुआ है गेम इस बार, हुआ है पेपर थोड़ा सा टफ हुआ है इस बार। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन टू इशू द डिजिटल शेंगन वीजास। क्वेश्चन तो ऐसे आए हैं जीके में कि मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या ही क्वेश्चन से डाले यार, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रांस नहीं, अभी रिसेंटली 2024 में ही लॉन्च किया था ये, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, फ्रांस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज बीन ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 बाय WHO। नाइस क्वेश्चन ऐसे करो कि बच्चे भी सोचने लगे कि कहाँ से आए, ओके। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ठीक है। चलो फिर अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री को सोल्यूशन पे। सबसे पहले आता है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द कंटेनर। तो केमिस्ट्री का तो पहला क्वेश्चन आ गया, विच कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। नंबर पे बात हो रही है, अब तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये क्या होता था, नंबर का निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखो, नंबर निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स कितने यूज होते हैं वो भी यूज होता है। जैसे पहला है 1 ग्राम ऑक्सीजन, तो इसमें हमने मोल ले लिया, मोल हो जाएगा आपका गिवन वेट अपन एटॉमिक वेट 16 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो एक है तो एक ही रखेंगे। ऐसे ही जब आप सब में करोगे ना तो एटॉमिक वेट सबका सेम है, और जब नंबर आएगा ना O2 में यहाँ 32 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो फिर वो कट के 16 हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 आ जाएगा तो ये भी कट के हो जाएगा, मतलब कि सबका जो नंबर आएगा ना वो सेम ही आएगा। भले आपको सबका ऐसा लग रहा होगा यार सबके मॉलिक्यूलर वेट जो है बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब बात नंबर की जाएगी ना तो हम सबका नंबर मल्टीप्लाई करते हैं कि कितना मॉलिक्यूल में कितना एटम यूज हो रहा है। एक एटम की बात हो रही है, ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही। तो कितना एटम उस मॉलिक्यूल में है वो भी मल्टीप्लाई होता है, तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एटम हैज नो न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। जैसे बताया हाइड्रोजन सबसे ईजी है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 1 1 होता है तो H 1 होता है, माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका होता है पहला आंसर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन है, देखो तो इसका 0 होगा, इसका भी 0 होगा क्योंकि फ्री स्टेट में है। H2Br2 हाइड्रोजन का देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो +1 में आ जाएगा, ब्रोमीन निकालोगे तो ब्रोमीन यहाँ जाके माइनस में आ जाएगा, -1 +1। तो जाहिर सी बात है यहाँ +1 -1 दोनों देखने को मिल रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज NH4Cl। नाइट्रोजन का देख लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन यहाँ निकालोगे तो प्लस और एक माइनस, ये -3 आ जाएगा।
नेक्स्ट जो ऑप्शन है उस पे आते हैं NH4Cl NH3 प्लस HCl पे, ठीक है ना। अब देखो इसमें नाइट्रोजन का देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो नाइट्रोजन H4H है और एक Cl है, तो यहाँ -3 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा यहाँ भी -3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ गया, इसका ऑक्सीडेशन बदला ही नहीं है। बाकी अगर हम चेक कर सकते हैं तो आप देखोगे तो यहाँ पे -3 + 4 -1 Cl यहाँ -1 में है और यहाँ पे -1 में है। तो यहाँ पे तुम्हारा कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन मुझे देखने को नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। बाकी हमें आंसर मिल चुका है, आप नीचे एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन P2O7 - 4 इज, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 2x + 7 × -2 इज इक्वल्स टू -4 करके। यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी आपकी +5, तो आंसर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट NTP when condensed to water occupies an approximate volume of। देखो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। NTP होता है तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और 22.4 लीटर अगर वाटर है तो ये केस बनता है तुम्हारा 1 मोल का, मतलब कि जो अमाउंट है वो 1 मोल है। अब अगर 1 मोल ही आप वाटर के फॉर्म में देखोगे तो कितना वॉल्यूम आएगा वही पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, अब हम वाटर का वॉल्यूम अगर देखते हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास आप लोगे मोलर मास आपका आ जाएगा, वाटर का कितना आएगा मोलर मास आ जाएगा आपका 18 आपका मोलर मास हो चुका, ठीक है ना। इसका वाटर का H2O का मोलर मास हो जाएगा आपका 18, और फिर आपकी डेंसिटी जो होगी वाटर की वो आप लोगे 1 ग्राम पर ml, ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाए तो जो आपका वॉल्यूम आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी 1 आ जाएगी और मोलर मास आपका 18 आ जाएगा। तो आपका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो हो जाएगा मोलर मास 18/1 ग्राम पर ml। तो ml ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 18 ml। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 18 ml, क्योंकि डेंसिटी आप देखोगे तो 1 ग्राम पर ml में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ml ऊपर आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा मोलर मास का, एंड 18 बच जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द हाइड्रोजन इज। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल जो भी प्रेजेंट है मिक्सचर में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो सबका मोल निकालेंगे। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन का मोल निकालना होगा हमें, तो हम हाइड्रोजन का मोल निकालेंगे कितना, 1 ग्राम अपॉन उसका एटॉमिक रख लेंगे 2। उसके बाद ऑक्सीजन का निकालेंगे 8 अपॉन इसका आ जाएगा 16 × 32, और उस हिसाब से आप दोनों का मोल निकाल के हाइड्रोजन का निकालना है, तो हमें हाइड्रोजन का 1/2 अपॉन दोनों को जोड़ देंगे 8/32 + 1/2, और फिर इसको आप सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 0.667, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ लिक्विड A and B फॉर्म्स एन आइडियल सोल्यूशन। अब इसमें आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0, कैसे ही है। इंथैल्पी होता है हीट रिलीज या फिर हीट एब्जॉर्ब। आइडियल सोल्यूशन के टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही होती है, तो इसलिए यहाँ पे इंथैल्पी जो होगी वो 0 ही होगी, तो ये आपका ऑप्शन सही है। बी है, इंट्रॉपी 0 है। इंट्रॉपी क्या होती है? इंट्रॉपी होती है रैंडमनेस, डेल्टा एस की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो डेल्टा एस है, अब कोई मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर में आप 2 लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हो A और B को, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो रैंडमनेस है वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं, और यहाँ पे 0 है तो 0 तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन आपका बी वाला क्या है, गलत है। थर्ड है, फ्री एनर्जी ऑफ द मिक्सिंग इज 0, डेल्टा जी की बात हो रही है। अब यहाँ जो आइडियल सोल्यूशन है ए और बी का, ये मिक्सिंग जो है तुम्हारी स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ऑप्शन सी भी आपका गलत है। और डी है कि बोथ फ्री एनर्जी इंट्रॉपी या मिक्सिंग इज 0, तो ये भी गलती है, और तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा उसका ए होगा। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर जिसका मोलर मास दिया है 342 इज आइसोटोनिक विद 1% ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूट। तो मोलर मास पूछ रहा है उस अननोन सॉल्यूट का, ठीक है। हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो 2 चीजें हैं, पॉइंट ध्यान रखो। सबसे पहले आइसोटोनिक मतलब कि हमें प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर पे अगर हम आ जाए, सोल्यूशन का क्वेश्चन है किस आप रिलेट कर सकते हो। आइसोटोनिक बोला है तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर वाले पे चले जाओ। ऑस्मोटिक प्रेशर जब रिलेट करोगे तो उसका फॉर्मूला रिलेट करो, पाई इक्वल्स टू ICRT, ठीक है ना। आई आपका वन ऑफ फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे देखो ज़्यादा सेकंड वाले के बारे में बात हुई नहीं है कि दूसरा जो सोल्यूशन है वो कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और पहला वाला आपको पता है कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम दोनों में जो आई है ना उसको वन ही मानते हैं, ठीक है ना, उसको भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं दूसरे वाले को, ठीक है ना। तो दोनों का आई 1 हो जाएगा, उसको हटा दो, आर और टी जो है वो कॉमन है उसको भी हटा दो, तो अब हमारा जो पाई है वो भी सेम है। तो हमें क्या इक्वेट करना रहेगा दोनों आइसोटोनिक के लिए, अगर हम पाई इक्वल टू पाई कर देते हैं क्योंकि आइसोटोनिक है, पाई 1 पाई 2 को अगर इक्वेट हम करते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली जो फाइनल आपका मिलेगा वो हो जाएगा आपका C1 = C2। अब हमें इसे C1 और C2 में अपनी वैल्यूज पुट करनी है और मोलर मास को फाइंड आउट करना है, ये है आपकी मोलैरिटी, ठीक है ना। अब C1 मोलैरिटी पहले का लिखो, पहले का मोलैरिटी क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 5% सोल्यूशन दिया तो हम आ जाएगा हमारा 5 ग्राम, ओके, अपॉन हमारा इसका मोलर मास आ जाएगा 342 इनटू वॉल्यूम, तो 5% है तो 500 ml में देखा गया है, तो 100 ml का मतलब कि 0.1 लीटर एक C1 हो गया। तो दूसरे का C2 लिखोगे तो उसका 1% सोल्यूशन है, तो उसका आ जाएगा इक्वल करके आपका 1 ऊपर, नीचे मोलर मास जो हमें फाइंड आउट करना रहेगा, और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसका भी 0.1 से, क्योंकि ये भी 100 ml में देखेंगे। अब दोनों को इक्वेट करके चीज दिखेगी कि वॉल्यूम कट जाएगा, तो आपका एक्चुअली क्या आ जाएगा, m आ जाएगा आपका 342, और रेसिप्रोकल कर दोगे तो m आपका आ जाएगा, आपका 342 अपॉन
5। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा 68.4 डिवीजन करके देख लेना। ओके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। अब देखो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम एल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर के साथ करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1। ठीक है, अब अगर ऑप्शंस में आप देखोगे ना तो पहला है 2l+1, नहीं इस 2l+1 में अगर हमने 2 का इंटू कर दिया तो आंसर आ जाएगा। अब इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 4+2, तो ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा जो कि है 4l+2। ठीक है ना, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अनसर्टेनिटी इन अ पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी क्या होगी। अब ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड्स का फॉर्मूला याद होगा, वहाँ पे इक्वेशन याद होगा वो वाला जहाँ पे अनसर्टेनिटी को बताता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है h/4π। ये आपको याद होगा, ठीक है ना, h/4π। इसी वाले इक्वेशन पे अब बोल रहा है कि अगर हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम को इक्वल कर दिया तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी। अब अगर दोनों इक्वल है तो हम मोमेंटम का स्क्वायर इज ग्रेटर देन h/4π कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जब मोमेंटम का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आप h/4π करोगे, अब मोमेंटम में क्या आ जाता है आपका मास और चेंज इन वेलोसिटी का होल स्क्वायर कर दोगे। अब आपको बस वेलोसिटी पे फोकस करना है तो मास को इधर भेज दो, मास को इधर भेज दोगे तो चेंज इन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो होगी उसका स्क्वायर जो होगा वो आपका आ जाएगा ग्रेटर देन प्लैंक कांस्टेंट अपॉन h/4π और मास जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो मास यहाँ पे आ जाएगा m का स्क्वायर। अब आपको रूट इधर करना है, जब रूट आप इधर करोगे तो m बाहर आ जाएगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1/2m बाहर आ जाएगा और रूट में h/2π, नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। आपका आ जाएगा यार ये क्वेश्चन तो बोनस आ जाएगा आपका, क्योंकि ऑप्शन डी सही होना चाहिए था, लेकिन तब जब ये जो 2 है अंदर का वो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर होना ही नहीं चाहिए। इसको हमने सॉल्व किया ना, सॉल्व करने पे पता है क्या आ रहा है 1/2m रूट में h/π, ये आना चाहिए आपका आंसर एक्चुअली, बट ये ऑप्शन में है ही नहीं। देखा जाए तो आंसर डी सही होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपका अंदर 2 नहीं होगा रूट में। ठीक है, तो ये 50 जो क्वेश्चन है वो बोनस के हिसाब से चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन व्हिच एटम्स। जाहिर सी बात है FON सबको याद होना चाहिए। फोन जो होता है उसमें आपका बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा होता है, मतलब फ्लोरीन से ज्यादा वो अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक आप सारा देख लो, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपका, जो सामने से आपको दिखना भी चाहिए। देखो CN&CO, अब नाइट्रोजन पे माइनस करके इसको बढ़ाया गया है और ऑक्सीजन भी बाजू में है, तो नाइट्रोजन खुद -1 बन के 8 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन बन जाएगा और इधर भी ऑक्सीजन है। तो देख के अगर आपने बहुत ज्यादा आइसोइलेक्ट्रॉनिक का प्रैक्टिस किया होगा ना तब देख के पकड़ लोगे। बाकी बता देता हूँ, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दोनों ही मॉलिक्यूल्स में सेम होंगे। ठीक है ना, जैसे CN है, CN का कार्बन का हो जाता है आपका 6, नाइट्रोजन का 7 और माइनस के साथ 8, तो 6 और 8 हो गए कितने 14, तो ये हो जाएगा इसका 14 14, और CO जो है उसका भी 6 और 8 मिला के आपका हो जाएगा 14, तो दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर पायराइट ओर इज कंसंट्रेटेड बाय। कॉपर पायराइट ओर जो होती है एक सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर जो होती है वो आपका फोर्स फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर डायरेक्ट भाई याद करना पड़ेगा, क्या पता आपको याद है नहीं याद है, बट द मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नेम आपको बताना है इस कंपाउंड का। अब इसको देखो, सबसे पहले तो आप फंक्शनल ग्रुप्स देख लो। फंक्शनल ग्रुप आपको एक तो CHO मतलब एल्डिहाइड दिख रहा होगा और एक OH अल्कोहल दिख रहा होगा। अब दोनों में मेजर आप कौन सा चूज करोगे, तो जैसे बात है एल्डिहाइड को 1 रखोगे आप, वही आपका मेन आपका पैरेंट चेन का वही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा CHO। तो आपको जो नंबरिंग है उधर से स्टार्ट करनी है जिससे उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो हमने अगर CHO से स्टार्ट किया तो 1 आएगा CHO पे, 2 आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड के पास कार्बन पे, उसके बाद आप आगे जाओगे। तो ये आपका प्रोसेस होगा अच्छे से, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, अब उस हिसाब से आप देख सकते हो कि जो एल्डिहाइड का लास्ट में हम यूज करेंगे वो आंसर में आपका अल आना चाहिए। ठीक है ना, एल्डिहाइड का अल आना चाहिए, अल तो सब में अल है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रिक से जल्दी आंसर निकालेंगे ना। अब 1 पे आना चाहिए, तो ये भी देख लो कौन कौन में 1 है। पहले वाले में 1 पे है पेंटेनल और दूसरे वाले में भी 1 पे अल है। ठीक है ना, हम देख नहीं रहे भाई बाकी चीजें। ठीक है ना, हमें दूसरा पता है कि इन जो है वो 2 पे आना चाहिए, 2 इन आना चाहिए, बात ही खत्म। 2 इन हमारे पास बी में, बात खत्म, हमारा आंसर आ गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा सही है आंसर। ठीक है, 2 पे इन है, 1 पे अल आ जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज ऑब्टेन्ड व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक पोटैश। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच व्हाट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक पोटैश। एल्कोहलिक पोटैश मतलब कि KOH की बात हो रही है। अब KOH जो है बेस है, बेस के साथ अगर एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराओगे तो हैलाइड निकल जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा इसमें, एल्कीन बनेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 57th क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 16 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन एंड हाउ टाइम विल बी नीडेड फॉर 75% ऑफ कंप्लीशन। देखो 50% के लिए कितना ले रहा है वो, 16 मिनट ले रहा है, मतलब कि 16 मिनट्स में आपका 50% कंप्लीट हो गया, बचा कितना 50। तो अगर हम ऐसे बात करें कि टी हाफ में, पहले टी हाफ में आपका 50% कंप्लीट हो चुका है, तो जो नेक्स्ट टी हाफ होगा, सेकंड टी हाफ होगा, उसमें क्या होगा, बचे हुए 50 का 50 कंप्लीट होगा, मतलब कि 25% और कंप्लीट हो जाएगा। बचे हुए 50 का 50% कंप्लीट होगा नेक्स्ट टी हाफ में, मतलब कि 25% और कंप्लीट हो गया। अब 25 और कंप्लीट हो जाने का मतलब होता है कि टोटल 75% हमारा कंप्लीट हो चुका है, पहले टी हाफ के बाद, सेकंड टी हाफ के बाद। तो सेकंड टी हाफ के बाद बचे हुए 50 का भी 25 हो गया, मतलब कि टोटल का 75 हो चुका है। समझ रहे हो, एक बार फिर से समझ लो, पहले टी हाफ में 50% कंप्लीट हो गया, सेकंड टी हाफ में 50 का 25 हो गया,
आधा, मतलब कि अब टोटल 75 हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ अगर हम ले लें तो 75% हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 16 इंटू 2 अगर हम कर दें तो 32 में हमारा 75% कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीएच ऑफ 0.005 m H2SO4 सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। अब देखो H2SO4 का देखो पीएच निकालने का सबसे पहले तो तरीका होता है हमारा लॉग लगाएंगे, माइनस लॉग 10 और H प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब H2SO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कि उसके दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। इस सबसे एक चीज समझ सकते हो कि 1 मोल अगर हम लोग लेते हैं H2SO4 तो उससे हमारा 2 मोल ऑफ H प्लस आयन निकलेगा, क्योंकि H2SO4 में क्या है, H2SO4 है, तो अगर इसको आप देखोगे तो इसमें से दोनों H निकल जाएंगे क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो एक स्मॉल से हम 2 H प्लस का निकाल रहे हैं और गिवन कितना है 0.005, मतलब अगर ये 0.005 है तो हमारा H प्लस कितना होगा 2 इंटू 0.0005, मतलब कि 2 इंटू 0.005। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 0.010, ओके। देखा जाए तो 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा, ओके। तो हमें H प्लस का कंसंट्रेशन मिल चुका है 10 टू द पावर माइनस 2। अब हम लॉग लगा देंगे पीएच की वैल्यू निकालने के लिए, पीएच कितना हो जाएगा आपका माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 2, माइनस 2 बाहर आएगा और इस माइनस के साथ जुड़ के प्लस हो जाएगा, तो पीएच आ जाएगा आपका प्लस 2। तो आपका आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लस 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नॉट इंटेंसिव लिखा है, मतलब कि हमें एक्सटेंसिव बतानी है। डेंसिटी आपकी इंटेंसिव होती है तो एक्सटेंसिव का अपॉन करते हैं, और मोलर वॉल्यूम जो है वो भी आपकी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। मोलर वॉल्यूम भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बचती है आपकी एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। मोलर वॉल्यूम, मोलर हीट जो भी होता है सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। फिर आता है आपका 60th क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना क्या है, आपको बताना है डेल्टा एच माइनस डेल्टा आई, मतलब वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्या, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा आई, उसके बाद प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है ना। एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से आप डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल दो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, 2 माइनस 3 प्लस 1 4 कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस 2 आ जाएगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब डेल्टा एच को डेल्टा इक्वल कर दोगे तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा आई जो जाएगा वो आ जाएगा आपका माइनस 2 आर टी, क्या जाएगा माइनस 2 आर टी, क्या जाएगा माइनस 2 आर टी। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी माइनस 2 आर टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, मतलब कि रैंडमनेस जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, डेल्टा एनजी की वैल्यू देख लेनी है कि पॉजिटिव कहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। तो पहले वाले में आपका आ जाएगा 1 माइनस 1.2, मतलब घट रही है। 2 माइनस 4 मतलब कि प्लस 2, हाँ यहाँ बढ़ रही है। दूसरे वाले में है आपका सॉलिड गैस, तो 1 माइनस 0.1 है, और उसके बाद है आपका लिक्विड 2 माइनस 2, ओके। तो दोनों हिसाब से अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है वहाँ पे आपका रैंडमनेस जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ओके। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है आपकी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव जो है वो यहीं पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ केसी ऑफ द रिएक्शन इज 0.25 देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वुड बी, मतलब ये तो मुझे क्वेश्चन ही थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख के फिर से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही पूछ रहे हो, मतलब यार ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये भी बोनस में मानूंगा इसको, बाकी अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लूंगा, जो नेक्स्ट पार्ट बायोलॉजी और फिजिक्स का करूंगा तो, बट अभी फिलहाल मुझे बोनस लग रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका ये है कि द डिक्रीज इन द आयनाइजेशन ऑफ H2S इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इज ड्यू टू, तो ये होता है ड्यू टू कॉमन इफेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द मोल्टन CaCl2। ये आप सॉल्व कर लेना फैराडे लॉ को इक्वेशन यूज करके, आंसर आ जाएगा आपका 1 फैराड। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा जेड होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख लेना। उसके बाद है कि सिंथेटिक पॉलीमर व्हिच इज एन अमाइड, तो वो जाएगा आपका नायलॉन 66। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस मैक्सिमम एनर्जी जो देता है वो लिपिड्स और फैट्स देते हैं, तो ऑप्शन में आपका फैट है तो फैट्स आप टिक कर दो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देता है, तो हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, फिनॉल देता है। फिर आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, तो फूड प्रिजर्वेटिव हम क्या यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट, ओके। तो आपके सारे केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुके हैं, बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें बायोलॉजी और फिजिक्स देखेंगे, तो ठीक है ना। बहुत ही जल्दी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, बाकी आप केमिस्ट्री और जीके इसमें मिला लो, ओके। 2 क्वेश्चन में तो मुझे बोनस दिख रहा है, बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।